हेलो। हम्म। तो पहले बेसिस निकालो। अरे सॉरी, बेसिस बोलते हैं। पहले इसका कोएफिशिएंट निकालो। बाकी इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। 2 0 -1 -3। बट ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें बेसिस का यूज करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। बाकी सेट में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। बाकी अगर पेपर में अगर आ रहा है तो इसको डायरेक्ट हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जब मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, तो जिसको पुट करके ये आएगा वही ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। हाँ, अगर दो ऑप्शन मैच कर गए तो उस केस में अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखा जाए अगर ये वाला मेथड नहीं भी पता है तब भी अब तक एमएस सेट में कभी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे आर क्यूब का। तो आर क्यूब के वेक्टर कैसे रहते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ठीक है, अब एक्स वाई जेड को मतलब क्या करेंगे हम लोग, इस बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब भी स्टैंडर्ड बेसिस हो ना तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे अल्फा की वैल्यू एक्स आ जाएगी, बीटा की वैल्यू वाई और गामा की वैल्यू जेड। क्लियर है सबको, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये समझ में आया सबको। 1 0 0 है, बीटा 0 1 0 है और ये गामा 0 0 1 है। तो इस केस में अल्फा, बाकी सब जीरो है। सेकेंड वाले केस में अल्फा और गामा जीरो रहेगा, बीटा रहेगा, और थर्ड वाले केस में अल्फा बीटा जीरो गामा वन। तो अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा एक्स आ जाएगा, बीटा वाई, गामा जेड। क्लियर है सबको ये। तो स्टैंडर्ड बेसिस पे यही आता है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स, बीटा इज इक्वल टू वाई, गामा इज इक्वल टू जेड। मान लो अगर इसी में ये वन को कहीं और रिप्लेस कर देंगे ना तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर ये इसको थर्ड पोजीशन पे कर दिए, इसको वन, तो उस केस में भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस पे ये वन किस पे लगा है, वो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम। तो अब मैं जब इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो v इज इक्वल टू था अपने पास अल्फा आई वी आई। तो t ऑफ v क्या आ जाएगा, अल्फा आई t ऑफ वी आई का समेशन। तो मतलब अल्फा वन t ऑफ वी वन, अल्फा टू t ऑफ वी टू, अल्फा थ्री t ऑफ वी थ्री। अल्फा वन की वैल्यू क्या थी x, टी ऑफ वन क्या है अपने पास, वी वन 1 0 1 2 0 4। सेकेंड अपने पास y 2 0 -1 -3 और z 0 0। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा ये x प्लस 2y 2x, और थर्ड वाला क्या है अपने पास, माइनस y 4x -3y। क्लियर है सबको ये। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वैसे अगर ये दिया ही है ना तो उसको डायरेक्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब होता है, जब किसी एक फिक्स वैल्यू पे उसका, जैसे मान लो ये तो डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया ना। अगर मान लो अगर कुछ ऐसे पूछ ले कि 3 4 5 की वैल्यू क्या होगी, तब उस केस में अपने को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिया है तब तो पुट करके डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा कब सॉल्व करना है, जब किसी, मतलब ये तीन वैल्यू पे दिया है ना, तो अगर किसी फोर्थ वैल्यू पे या किसी डिफरेंट वैल्यू पे अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू पूछ रहा है, तो सेट में तो कभी नहीं पूछेंगे। ये सब गेट आईआईटी जैम या तो नेट में ही पूछते हैं। समझ में आया सबको ये, कि अगर बेसिस पे अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो हम लोग इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन था ये, x प्लस 2y 2x माइनस वाई 4x माइनस थ्री। तो बी ऑप्शन। बाकी पुट करके भी चेक कर सकते हैं। इसमें वन पुट करने पे ये आना चाहिए। तो जब मैं वन पुट करूंगा x के प्लेस पे और बाकी सब जीरो, तो देखो ये वन -1 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये 1 2 0 4, तो ये इसमें आ रहा है। ऐसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, 1 -1, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऐसे सब में चेक कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो 1 1 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, सिर्फ ये वाला ऑप्शन आएगा। तो मतलब पहले से ही बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए।
ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स एक्स मतलब 1101, तो 11 क्या है 1101, सी ऑप्शन। ये पता नहीं कैसे निकालता है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हम लोग ने मल्टी वेरिएबल में देखा है ना कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कितने इक्वेशन यूज हो रहे हैं, तो दो इक्वेशन यूज हो रहे हैं F1 F2, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो उसका यूज करके इसको निकालो। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आ रहा है। पहले ध्यान दो, जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, ये 1, और जब इसको करेंगे ना तो ये cos x होगा, लेकिन इसके साथ में y है ना, जब ओरिजिन पे पूछा है, जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट से जीरो आ जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, और सेकेंड वाले में जब F2 को x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, और ये x इंटू कॉस एक्स है, तो x इंटू कॉस एक्स मतलब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, कॉस एक्स ऐसे रहेगा, और सेकेंड टाइम कॉस एक्स का करेंगे साइन एक्स तो x ऐसे रहेगा, तो जब जीरो पुट करेंगे तो जो सेकेंड वाला पार्ट है वो जीरो आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बचेगा, कॉस एक्स, और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो मतलब ये मेरा 1 बना रहा है। ठीक है, एफ एक्स में फर्स्ट और सेकेंड में 1 बना रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, सिर्फ ये वाला बचेगा। ऐसे y के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ये जीरो आ जाएगा और ये साइन एक्स आएगा, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो, सेकेंड वाले में जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये पूरा जीरो और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 1, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है सबको? ये एक्चुअली यहाँ का क्वेश्चन ही नहीं है, ये उसका है, मल्टी वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। हाँ, 378 का निकालो। इसमें बेसिस डिफरेंट है, हाँ? डोमेन का यूजुअल बेसिस है, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस, और सेकेंड में 111, 110 और 100।
आया आंसर बोलो। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। डी आ रहा है। डी की बी। और बाकी किसी का है। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस पे लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 1 1, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इसके। तो a टाइम्स 1 1 1, b टाइम्स 1 1 0, और c टाइम्स 1 0 0। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2, a प्लस b इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू b 0, a 1, तो c इज इक्वल टू 1। तो मतलब जो पहला आएगा 1 0 1, ये आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन भी है और सी ऑप्शन भी है। सेकेंड जब E2 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो E2 क्या होता है अपने पास, 0 1 0। तो जब 0 1 0 पुट करेंगे तो y का कोएफिशिएंट क्या है वहां पे, एक तो 1 है, एक तो -1 और एक तो 0। तो ये आ जाएगा 1 -1 और 0। तो a इज इक्वल टू 0। जब a को 0 पुट करेंगे तो b -1 आ जाएगा। a 0 b -1 है, ये साइड लेके आके c इज इक्वल टू 2। तो 0 -1 2। क्लियर है सबको। डी ऑप्शन नहीं रहेगा, सी ऑप्शन आ रहा। ठीक है, क्लियर है सबको ये। हेलो, तो सिर्फ सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, और डी भी। ये समझ में आया सबको। डोमेन का जो बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस है, 1 0 0 ये टाइप। और सेकेंड का बेसिस को डोमेन का 1 1 1 1 1 0 और 1 0 0। और उसके बाद फिर अपने को मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, हेलो, हेलो, क्लियर है सबको। ये डी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन आ रहा है। 1 1 0, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है सिर्फ। 1 0 1 0 -1 2, बाकी सब एलिमिनेट हो। ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, 2 0 1। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द मैट्रिक्स आर थीटा एसोसिएटेड विद द रोटेशन बाय थीटा इज इक्वल टू π/4। रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स कैसे होता है, टी एक्स वाई। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें एक्स वाई लगा दो, तो ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में और ये इसके टर्म्स में।
तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स आएगा। और अपने को क्या पूछा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पूछा है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे दोनों कॉस थीटा रहेगा डायगोनल में, यहाँ पे माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा फिर? फोर्टी फाइव पे सारी वैल्यू सेम होती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा सब सेम ही आएगा, 1/√2। 1/√2 को कैसे लिखा है, √2/2 लिखा है, तो प्लस 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 सिर्फ एक माइनस आएगा, तो डी ऑप्शन करें। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। जब अपने को बेसिस दिया है तो उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसको मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का विथ स्टैंडर्ड बेसिस या फिर डिफरेंट बेसिस गिवन होंगे तब। अब मान लो एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो मैंने बेसिस चेंज कर लिया, मान लो B1 बेसिस है, B2 बेसिस है, B3 बेसिस है, B4 बेसिस है। मैं एक मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ T B1 से लेके B1 तक, एक मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ T B2 से लेके B2 तक। ऐसे ही मान लो जितने बेसिस है, ऐसे अलग अलग बेसिस के लिए मैं अलग अलग मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, तो ये एक मैट्रिक्स आएगा सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो जो सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है यही से आता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम होगा लेकिन अलग अलग बेसिस की वजह से अलग अलग मैट्रिक्स मिल रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी मैट्रिक्स मिलेंगे ना, मान लो इसके रिस्पेक्ट में ए मिल गया, इसके रिस्पेक्ट में बी मिल गया, तो ए और बी क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, और ए सिमिलर टू बी। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एक ए और बी को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, सच दैट कि इस बी को मैं लिख सकता हूं पी इनवर्स ए पी। तो हम लोग बोलते हैं कि ए और बी आपस में सिमिलर है, बट ये पी निकालना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है मैट्रिक्स के अंदर, कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायरेक्ट कोई ऐसा है नहीं कि निकाल सकते। हाँ, अगर आइगन वैल्यू वेक्टर वगैरह है तो वहां से एक तो निकाल पाते हैं हम लोग, एक तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तब निकाल सकते हैं। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो कैसे निकालते हैं, मान लो इसके रिस्पेक्ट में एक ए आया है और इसके रिस्पेक्ट में एक बी आया है, तो इसका कुछ तो बेसिस होगा ना, V1 से लेके Vn तक, और इसके पास Wn से लेके Wn तक। तो W1 को हम लोग क्या करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और जो भी ये कोएफिशिएंट आएगा उसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, ऐसे ही सेकेंड वाले को जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जो मैट्रिक्स बनता है वो अपने पास T आता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगर ये अपने को मैट्रिक्स निकालना है तो B इज इक्वल टू ये वाले P इनवर्स ए पी, तो फिर निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए ये W1 को, W1 जो भी वेक्टर है ना उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये अल्फा आई की वैल्यू आ जाएगी, उसका एक मैट्रिक्स बना दो। ऐसे जितने वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स बनाए, और ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जितने वेक्टर्स ले रहे बेसिस के वेक्टर है ना, तो ये सारे आपस में क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो वेक्टर्स भी आते हैं ना वो सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही मिलते हैं। और जो मान लो कोई भी मैंने एक वेक्टर ले लिया W1, उसको मैं किसी के लीनियर, मतलब किसी बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूं, तो ये जो अल्फा आई, ये जो एक कॉलम मिलता है ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, तो कहीं पे डेफिनेशन पूछेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो ये क्या होता है, किसी एक वेक्टर को बेसिस के जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये जो कोएफिशिएंट का यूज करके जो मैट्रिक्स बनाते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम लोग ने कर्नल टी का डेफिनेशन देखा था और एक देखा था इमेज टी का डेफिनेशन।
और कर्नल टी का डेफिनेशन। ये सब किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? 1 1 और 2 के लिए यूज करते हैं। तो इमेज टी मतलब अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V से W तक जा रहा है तो T ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू V। तो ये कहाँ पे जा रहा है? X P का है, उसका इमेज W में, तो ये किसका सब स्पेस हो जाता है? सब स्पेस ऑफ W, कोडोमेन का। ऐसे कर्नल टी में क्या करते हैं हम लोग? V के वेक्टर मतलब V के वेक्टर्स लेंगे सच दैट वो वेक्टर जिनका इमेज कहाँ जाता है? जीरो वेक्टर के पास। ठीक है, तो ये कहाँ के एलिमेंट ले रहा हूँ? V के एलिमेंट ले रहा हूँ, तो ये किसके सब स्पेस हो जाते हैं? सब स्पेस ऑफ V। अब यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं 1 1 और 2। उसके पहले हम लोग सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझ लेते हैं। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है? कर्नल टी, मैंने क्या हुआ था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 कब होगा? जब कर्नल टी के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर होंगे, मतलब जीरो वेक्टर के पास जाने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और वो कौन होगा? देखो मान लीजिए ये वो एलिमेंट है जो जीरो के पास जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल टी। कर्नल टी का मतलब वही है ना, वो सारे वेक्टर जो किसके पास जाते हैं? जीरो के पास, वो कर्नल टी के अंदर। अब मान लो इसके पास सिर्फ सिंगलटन जीरो है, तो जीरो एलिमेंट ही है जो किसके पास जा रहा है? सिर्फ जीरो के पास जा रहा है। और ये हमेशा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से ही, कि जीरो वेक्टर हमेशा जीरो पे ही जाता है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो हमेशा जाएगा ही। तो कर्नल टी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएंगे जो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहाँ भेज रहा है? जीरो पे, तो हम लोग बोलते हैं मैप 1 1 है। तो यहीं से डिफाइन होता है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक भी नॉन जीरो वेक्टर मिल गया ना, जिसका इमेज जीरो पे चले जाता है, मतलब जिसका इमेज जीरो वेक्टर के पास जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि T इज अ सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है सबको ये? तो सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? कि अगर किसी भी नॉन जीरो वेक्टर का इमेज अगर जीरो पे जा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ में आया सबको? तो सिंगुलर कब, नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे? कि अगर मान लो T ऑफ जीरो हो रहा है, तो इफ एंड ओनली इफ V इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? T इज नॉन सिंगुलर। अब इसका मतलब क्या हो गया? कि T ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ और जीरो। तो ये कर्नल T का भी डेफिनेशन यही है ना, कि कर्नल T, सॉरी 1 1 का भी डेफिनेशन यही था ना, कि कर्नल T के अंदर सिर्फ कितने वेक्टर आने चाहिए? जीरो। इसका मतलब जीरो ही सिर्फ किसके पास जा रहा है? जीरो के पास। तो यहां से ये भी बोल सकते हैं कि T इज 1 1। तो अगर T नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब T क्या हो जाएगा? 1 1। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, कि T 1 1 है तो T नॉन सिंगुलर होगा, और T नॉन सिंगुलर है तो T 1 1 है। क्लियर है सबको ये? तो एक रिलेशन क्या हो गया कि T अगर नॉन सिंगुलर है तो उसके कर्नल T में सिर्फ कितने वेक्टर होंगे? जीरो वेक्टर। ठीक है, थर्ड क्या आ गया कि T 1 1 हो जाएगा। और अगर 1 1 है तो हमने एक डेफिनेशन देखा था कि यहाँ के जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो सब कहाँ चले जाते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पे। ये इन जनरल नहीं होता। अगर 1 1 है तो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का जो इमेज होगा वो भी क्या आएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। वन वन में जब हम लोग ने फंक्शन में देखा था कि अगर कोई मैप 1 1 है, f अगर 1 1 है, तो अगर f 1 1 मैप है तो उस केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट a के पास उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने की रेंज सेट में होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए रेंज सेट ऑफ। ये क्लियर है सबको कि रेंज सेट के अंदर कितने एलिमेंट? अगर मेरा f 1 1 है तो a के पास जितने एलिमेंट होंगे उतने ही किसके पास एलिमेंट रहते हैं? उसके रेंज सेट के पास ना। ये समझ में आ रहा है सबको? T 1 1 है, इसके पास जितने एलिमेंट होंगे हर एक के पास कितने एलिमेंट होंगे? एक ही एलिमेंट होंगे। तो जितने इसके पास एलिमेंट है उतने तो इमेज में जाएंगे ना, और हर एक इमेज में कितना एलिमेंट होना चाहिए? सिर्फ 1 1 है, क्योंकि मेरा डेफिनेशन है। तो जितने a के पास एलिमेंट है उतने रेंज सेट के पास है। और रेंज सेट किसका सबसेट होता है?
कोडोमेन का, तो कोडोमेन का सबसेट होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकती है, 20 से तो कम ही होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी सेट को अगर 1 1 बनना है तो उसके पास 20 सेट से कम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं। तो अगर मेरा T11 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डायमेंशन होगा V का वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो उसके रेंज T का डायमेंशन आएगा उसके इक्वल आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करते, यहाँ पे लोग किसकी बात करते हैं, डायमेंशन की। तो V का जितना डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन किसका आ जाएगा, उसके रेंज सेट का आ जाएगा। और रेंज सेट किसका सबसेट होता है, W का। तो मतलब इसका डायमेंशन जो है किससे लेस देन आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W। तो यहां से क्या मिलता है अपने को, डायमेंशन ऑफ V इज लेस देन डायमेंशन ऑफ W। कब, जब T मेरा 1 1 होगा। ये क्लियर हो गया। ये हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देख लिया था कि जब T 1 1 है तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से हमेशा कम होता है। ये क्लियर हो गया सबको। अभी डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोग फंक्शन में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, सेम वैसे यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं। और यही सारी चीजें उल्टा हो जाएगा किसमें, जब हम लोग ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू में जो कोडोमेन का डायमेंशन है वो डोमेन के डायमेंशन से लेस देन होता है। अब अगर मान लो ये जो रेंज T है अगर वो किसके इक्वल आ गया, W के इक्वल आ गया, तो उसमें उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा ऑन टू आ जाएगा। मतलब जो डायमेंशन है रेंज T का वो किसके इक्वल आ गया, डायमेंशन ऑफ W के इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, T ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू सबको क्लियर हो गया। अभी T 1 1 कब होगा, जब कर्नल T के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर आएंगे। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कर्नल T के अंदर सिर्फ 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 वेक्टर के पास जाने वाला सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो है 0। तो T क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। और T नॉन सिंगुलर है, T 1 1 T नॉन सिंगुलर, नेगेटिव T के अंदर या कर्नल T के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर आएंगे। सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को कहां लेके जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पे। और डायमेंशन, डोमेन सेट का डायमेंशन और रेंज सेट का डायमेंशन सेम हो जाता है। कब, जब मेरा T 1 1 होगा। क्लियर है सबको ये। और रेंज सेट अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो उस केस में T मेरा ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, बस थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्योंकि इसका यूज होगा। बाकी अगर देखना है ना तो YouTube पे मैंने ना नेट के पहले एक वीडियो डाला था, वो एक वीडियो देख लो सब क्लियर हो जाएगा। बाकी सेट में उतना आता नहीं है, अगर देखना है तो वो एक वीडियो देख लोगे तो नेट गेट किसी के लिए भी क्लियर हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे सेट में तो आता ही नहीं है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अलग से नहीं आता। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर ax इज इक्वल टू बी, तो दो केस आएंगे, b इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू नॉन जीरो। अगर b इज इक्वल टू 0 है तो ये अपने पास होमोजीनियस हो जाएगा, अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में खास बात क्या होती है, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि इसके पास हमेशा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन होमोजीनियस मतलब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब ये अगर कंसिस्टेंट है तो इसके पास हमेशा सॉल्यूशन आएगा, और वो एक सॉल्यूशन हमेशा क्या आता है, ax इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ये हमेशा एक सॉल्यूशन है। अब अगर x 0 सॉल्यूशन है, ये कब होगा, जब मैं इस पे ऑपरेट करूंगा a का इनवर्स। अब a का इनवर्स ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि a मेरा इन्वर्टिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो a n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में अगर a इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिर्फ इसी का यूज करना है अपने को, इसके लिए मैं ये बता। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एज मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू 0। अरे सॉरी नॉन जीरो आएगा तो इन्वर्टिबल होगा, तो फिर ये आएगा। और अगर
इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो उस केस में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जीरो। अपने को अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होता नहीं है, सॉल्यूशन अगर आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो हमेशा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आते हैं। अब इसमें क्या आएंगे, दो केस आते हैं, या तो इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें दो केस आते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मतलब पहले एक मैट्रिक्स बनाओ ए, एग्यूमेंटेड का मतलब ही होता है कि इसको ऐड कर दो, ऐड करना, इसमें बी को ऐड कर देंगे। ए का रैंक निकालो, बी का मतलब ए का रैंक निकालो या इस पूरे का रैंक निकालो। अगर वो इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट है। अब इस केस में अगर वो लेस देन एन है, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज हो रहे हैं अगर उससे लेस देन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर इक्वल टू एन आ गया तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और एन क्या है अपने पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा है। ठीक है, बाकी इसका कभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये अपने को आइगन वैल्यू में यूज करना है, और बाकी इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस वाला। बाकी नॉन होमोजीनियस का इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब एग्जाम में तो आता है इसका 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो भी बस यही एक क्वेश्चन पूछा है कि द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटी मिनट्स। टू सॉल्यूशन तो होते नहीं है। ये अपने पास एक मैट्रिक्स बनेगा 1 2 2 2 2 3 3 4 5, और ये एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स है 5 5 9। इसका रैंक चेक कर लो, अगर ए और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम आ गया तो कंसिस्टेंट है। अब उसमें चेक कर लो उसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके कि दोनों का रैंक सेम आ रहा है, या सॉरी लेस देन एन आ रहा है या इक्वल टू एन आ रहा है। मतलब अगर इक्वल टू 3 आ गया तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन 3 आ गया तो उस केस में यूनिक इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो ये चेक कर सकते हैं, इसका मैट्रिक्स बनाओ और उसमें 5 5 9 को ऐड कर दो, रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करो, चेक कर लो रैंक कितना आ रहा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो अपने को देखना है, और रैंक का मतलब सिर्फ रैंक का डेफिनेशन याद रखो कि जितने नंबर ऑफ, जैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर n है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट